हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है व्हाई पब्लिक सेंटिमेंट इन इंडिया इज नॉट अगेंस्ट रशिया। क्रिटिकल एनालिसिस है बाय आदर्श गुप्ता और ये वीडियो है स्टडी आईक्यू एजुकेशन का। बिल्कुल रिकमेंडेड वीडियो है, सजेस्टेड है और भाई ने हमारे ब्रजेश शाह है नाम, शायद उनको उन्होंने सजेस्ट की थी हमें। तो ये वीडियो हम देखने इसीलिए रिएक्शन पे बैठे, उनकी रिक्वेस्ट पे हम लोग हाजिर हैं। बिल्कुल हाजिर है उनकी रिक्वेस्ट पे और वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां जाके दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। चलिए लेट्स गो। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से मॉस्को समेत दुनिया भर की कैपिटल्स में हजारों लाखों लोग नो टू वॉर के बड़े बड़े प्लेकार्ड्स लेकर रशिया को कंडेम करते हुए नजर आए। साथ ही ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कितने हफ्तों से नो टू वॉर और स्टॉप पुतिन्स वॉर जैसे एंटी वॉर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दुनिया के हर कोने में, हर प्लेटफॉर्म पर पब्लिक सेंटिमेंट्स रशिया के खिलाफ उबल रहे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि रशिया के अगेंस्ट इंडिया में अभी तक इस लेवल पर कोई सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट लार्जली पुतिन और रशिया के सपोर्ट में रहा है। जहां एक तरफ वेस्टर्न कमेंटेटर्स इंडिया को रशिया के खिलाफ न जाने के लिए लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन गवर्नमेंट के इस डिप्लोमेटिक स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग इसको इंडियन मोरालिटी का डेथ मूवमेंट भी बता रहे हैं। कई क्रिटिक्स तो ये तक कह चुके हैं कि इंडिया का विश्व गुरु बनने का सपना उसके साइलेंस से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के प्रेसिडेंट रिचर्ड हैस के मुताबिक इस क्राइसिस में इंडिया का रिस्पॉन्स ये बताता है कि इंडिया अभी भी एक मेजर पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने के लिए तैयार नहीं है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक डिपेंडेबल पार्टनर बनने लायक नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स आज ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ग्लोबल स्टेज पर इंडिया अपने मोरल स्टेचर को बचा पाएगा, कब तक इंडिया यूं ही चुप्पी साध कर रख पाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि मोरालिटी के लेक्चर देने वाली वेस्टर्न कंट्रीज के ये क्लेम्स जायज हैं क्या? उसी से हमें ये पता चल पाएगा कि इंडिया में प्रो रशियन पब्लिक सेंटिमेंट का आखिर क्या कारण है और तो और ये कितने जस्टिफाइड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा। यहाँ हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को गौर से देखना होगा। दोस्तों, अक्सर ही कहा जाता है कि द रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। यानी कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो तब भी आपका साथ निभाए जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप इस कहावत में एकदम सटीक बैठती है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि किस तरह पहले यूएसएसआर और फिर रशिया ने समय समय पर पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर इंडिया की सहायता की है। इस रिलेशनशिप ने समय की सभी परीक्षाएं पास की हैं। लेकिन वही अगर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप की हिस्ट्री पर गौर करें तो वह एक रोलर कोस्टर राइड के समान रही है। ये तो आप जानते हैं कि इंडिया ने कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत से ही अपने लिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को चुना था। यानी कि उसने कोल्ड वॉर एरा के दोनों गुटों में से किसी एक को चुनने से इनकार कर दिया था। जहां एक तरफ यूएसआर ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, वहीं दूसरी तरफ यूएस ने इसको अनफ्रेंडलीनेस का साइन बताते हुए क्रिटिसाइज किया। शुरुआत में चीजें थोड़ी ठीक रहीं, लेकिन रिलेशंस एक बुरे फेज में तब पहुंचे जब यूएसए इस कोल्ड वॉर को इंडिया के डोर स्टेप्स पर ला पहुंचा। हम बात कर रहे हैं यूएस के द्वारा बनाई गई दो मिलिट्री अलायंसेस, सीएटो यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। इन दोनों को मिलिट्री अलायंसेस में पाकिस्तान मुख्य रूप से शामिल था, जिसकी वजह से इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खतरा बना रहता था। 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर ने इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया। इस पॉइंट पर पहली बार इंडियन पब्लिक ने चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस के अलायंस की बात की। इसके साथ उन्होंने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को रद्द करने की मांग की। पब्लिक में प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए यूएस को लगा कि शायद इंडिया अब एक एंटी कम्युनिस्ट अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाएगा।
देखते ही देखते जब चाइनीज इन्वेजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब इंडियन गवर्नमेंट ने वॉशिंगटन से अर्जेंट मिलिट्री सप्लाईज की मांग की। तब यूएस ने इंडिया की मदद तो की लेकिन बेहद रेस्ट्रिक्टेड वे में। जी हाँ, उन्होंने इंडिया को केवल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कुछ स्मॉल आर्मामेंट्स ही प्रोवाइड किए और उन्होंने ऐसा अपने एलाई पाकिस्तान के कहने पर किया। पाकिस्तान ने यूएस से ये पहले ही कह दिया था कि अगर इंडिया को ज़्यादा वेपन्स दिए गए तो वो कल को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूएस के इस लिमिटेड रिस्पॉन्स को देखते हुए इंडिया में प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लगा। इतना ही काफ़ी नहीं था कि 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग छिड़ गई। हिस्टोरियंस बताते हैं कि ना सिर्फ इस वॉर में यूएस ने पाकिस्तान की निंदा करने से मना कर दिया बल्कि यूएस ने उसको चोरी छुपे उसके वेपन्स भी प्रोवाइड किए। इसके अलावा 1960s में वियतनाम वॉर के दौरान यूएस द्वारा की गई क्रुएलिटीज ने इंडियन पब्लिक की ओपिनियन को उसके अगेंस्ट कर दिया। 1970s का डिकेड इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप का सबसे बुरा फेज था। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और इंडियन पीएम इंदिरा गांधी के बीच बहुत मतभेद हुए। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दी गई और ब्रिटिश शिप्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अटैक करने के लिए खड़ी थी। इंडिया को हर तरफ से घेर लिया गया। ऐसे में अगर कोई देश इंडिया के साथ खड़ा था तो वो था सोवियत रशिया। इंदिरा गांधी और निकिता खुरुशेव ने 8 अगस्त 1971 को इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था कि अगर इंडिया पर कोई अटैक हुआ तो वो रशिया के ऊपर भी एक अटैक माना जाएगा। इसी के चलते रशिया ने व्लादिवोस्तोक से अपने नेवल वेसल्स फ्लीट डिस्पैच की, जिन्होंने अमेरिकन शिप्स को इनसर्कल किया और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में जाने से रोक दिया। इसी के चलते न सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बीच का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रोका गया बल्कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया गया। ये विक्ट्री भारत के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज में से एक थी। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के साथ साथ किसिंगर जैसे कई पॉलिसी मेकर्स इस दौरान चाइना को इंडिया पर अटैक करने के लिए भी इनकरेज कर रहे थे। और तो और इस वॉर के थ्रू यूएस ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट की उसे न जाने कितने हजारों लोगों की जान ली और लगभग 1 करोड़ लोगों को इंडिया में शरण लेनी पड़ी। आपको बता दें कि ये नंबर यूक्रेनियन रेफ्यूजीज से 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि ये कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ यूएस अगर अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में झांक कर देखे तो हमें पता चलता है कि उसका एक मोरल क्राउन पहनकर इंडिया को मोरल लेक्चर्स देना जस्टिफाइड नहीं है। खैर इतना ही काफ़ी नहीं था कि 1972 में यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से चाइना के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। देखा जाए तो यहाँ यूएसए इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था, यानी अब इंडिया के दोनों सबसे बड़े राइवल्स को यूएस का सपोर्ट हासिल था। 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब पाकिस्तान की मदद से ही यूएसए ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का सपोर्ट किया, यानी इस दौरान यूएस और पाकिस्तान पहले से और ज़्यादा क्लोज हो गए थे और इंडिया के ऊपर टेररिज्म का खतरा बढ़ने लगा। इस दौरान चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस भी बहुत तनाव में थे, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसएसआर चाइना को कंटेन करने के लिए एकजुट हो गए। यहाँ पर यूएसए ने यूएसएसआर को ये खुली चेतावनी दी कि अगर इंडिया और चाइना के बीच फिर कोई वॉर होता है तो यूएसएसआर इंडिया की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ तब एक बार फिर यूएसए ने इंडिया के पीठ पीछे वॉर किया। इस दौरान यूएसए ने इंडिया को अपना जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम देने से मना कर दिया। हालांकि इंडिया कारगिल वॉर तब भी जीत गया, लेकिन यूएस अगर वो सैटेलाइट सिस्टम इंडिया को प्रोवाइड कर देता तो इंडिया के लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो सकता था। इसके अलावा 1974 और 1998 में जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए तब यूएसए ने इंडिया पर सबसे सीवियरेस्ट सैंक्शंस की बौछार की। खैर अब आप देख सकते हैं कि कैसे यूएस ने हर बार इंडिया के अगेंस्ट जाकर उसका भरोसा तोड़ा है। वहीं रशियन सभी क्रूशल जंक्शंस पर इंडिया का साथ दिया है। डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ रशिया ने इंडिया का इंटरनेशनल स्टेज पर हाथ थामे रखा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370, गोवा के इंडिपेंडेंस हो या फिर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। रशिया ने हर बार यूएनएससी में वीटो करते हुए इंडिया का सपोर्ट किया है। इसके अलावा G20, ब्रिक्स, एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया को रशिया का पूरा सपोर्ट हासिल हुआ है। कुछ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि रशिया ने ही चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया को एससीओ में इनवाइट किया। 2 साल पहले कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जब इंडिया चाइना के एग्रेशन से लड़ रहा था उस समय यूएसए ने इंडिया से मुंह मोड़ लिया। वो रशिया ही था जिसने अपनी डिफेंस सप्लाईज के थ्रू इंडिया को चाइना को काउंटर करने में मदद की थी।
अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम पब्लिक सेंटिमेंट्स को बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए इनको भी देखते हैं। दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन को समझना कोई आसान बात नहीं होती है। यूं तो इंडिया की आधी से ज्यादा प्रेजेंट पॉपुलेशन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जन्मी है। ये उस जनरेशन को बिलोंग करती है जब यूएसए और इंडिया के रिलेशंस कोल्ड वॉर एरा के कंपैरिजन में एक पॉजिटिव टर्न लेने लगे थे। इंडिया और यूएस बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को ध्यान रखते हुए अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशिया एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिजास्टर से गुजर रहा था। रशिया के पास कोई हॉलीवुड नहीं था। रशिया के पास लास वेगस या न्यूयॉर्क जैसी कोई चार्मिंग सिटी नहीं थी जो इंडियन मिडिल क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ना ही रशिया के पास एप्पल के डिवाइसेस या मैकडॉनल्ड्स के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद थे। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रशियन रूबल हमेशा से ही वीक था। इंडिया की मिलेनियल जनरेशन यूएस को अपनी स्टडी, वर्क और जॉब के लिए हमेशा एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन के रूप में देखती आई है। यहाँ तक कि जो लोग पूरे कोल्ड वॉर एरा के दौरान इंडिया और यूएसएसआर की रिलेशनशिप को देखने के लिए मौजूद थे, वो भी आज अपने बच्चों के लिए रशिया से ज़्यादा यूएस या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज प्रेफर करते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलर कल्चर, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम या फिर एस्पिरेशनल डायमेंशंस पब्लिक सेंटिमेंट को किसी देश के फेवर में मोड़ने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। भले ही आज इंडिया और यूएसए के रिलेशंस पहले से काफ़ी बेहतर मोड़ पर हैं, लेकिन इंडियन पब्लिक आज भी इतिहास को नहीं भूली है और ना ही वो ये भूले हैं कि यूएस का उसके अलाइज के साथ कैसा रिकॉर्ड रहा है। वो हेनरी किसिंगर के शब्दों को नहीं भूले हैं जब वो कहते थे कि अमेरिका का एनिमी बनना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का फ्रेंड होना जानलेवा है। इतिहास ने इंडियन पब्लिक को यूएस की हिपोक्रेसी से बहुत अच्छे से रूबरू करवाया है। इस हिपोक्रेसी की तो सीमा आज भी नहीं है। जो यूएस हमेशा से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता आया है, वो आज इंडिया से ये पूछ रहा है कि इंडिया यूरोप की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है। जो यूएसए इस वॉर की शुरुआत में ये कहता था कि वो इंडिया और रशिया की यूनिक रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आज अपनी टोन्स बदलकर इंडिया को अलग अलग तरीके से थ्रेटन कर रहा है। वो यूएसए आज इंडिया को मोरालिटी के लेक्चर्स दे रहा है। और तो और आज वेस्ट का कहना है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो उसको वेस्ट के सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी यूरोप और नेटो कंट्रीज रशिया से हर दिन ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं। वेस्ट की यही क्लासिक हिपोक्रेसी आज इंडियन पब्लिक के डिस्ट्रस्ट का कारण है। इस सब के बावजूद भी अगर यूएसए एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया अपने एक ऑल वेदर डिपेंडेबल एलाई को धोखा देकर यूएसए को सपोर्ट करेगा, तो शायद ये उसकी गलती है। और उसकी यही सब गलतियां आज इंडियन पब्लिक के प्रो रशियन सेंटिमेंट्स का कारण है। यहाँ एक बार को और मान लीजिए कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल भी देता है, तो क्या रशिया रुकने वाला है? अभी तक के सभी एनालिसिस हमें यही बताते हैं कि रशिया की डिमांड्स जब तक पूरी नहीं होती तब तक रशिया किसी की नहीं सुनेगा। तो ऐसे में इंडिया रशिया को कंडेम कर भी दे तो इस वॉर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा इसके बाद रशिया और चाइना और भी क्लोज आ जाएंगे और इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया या इंडियन पब्लिक वॉर के एक्ट को सपोर्ट कर रही है या फिर उसमें की जा रही ह्यूमन एट्रोसिटीज को बढ़ावा दे रही है। इंडिया लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट को एक पीसफुल डायलॉग के जरिए सुलझाने की बात कर रही है। इंडिया अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो वो है उसके नेशनल इंटरेस्ट। ये वॉर इंडिया का वॉर नहीं है। एक एग्रेसिव रशिया, वेस्ट और नेटो की प्रॉब्लम है, इंडिया की नहीं। उसी तरह नेटो का एक्सपेंशन रशिया का प्रॉब्लम है, इंडिया का नहीं। जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट आते हैं और बाद में आती हैं मोरालिटी और बाकी चीज़ें। देश कोई भी हो, क्राइसिस कोई भी हो, फॉर्मूला यही लगेगा, वरना वो देश गेम में टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस कि आखिर क्यों इंडियन पब्लिक का एक प्रो रशिया स्टैंस हमेशा से रहा है और क्यों पब्लिक ओपिनियन रशिया के हक में रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है। यूक्रेन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया रशिया और इंडिया यूएस टाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के GS2 पेपर में आ सकते हैं। बेसिकली उसके इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, Does the response of Indian diplomatic community towards Ukraine crisis reinforces the revival of classical realist era of international relations? Explain. With that question, my friend, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. ओके, वीडियो हो गई भाई एंड। और क्रिटिकल एनालिसिस बाय आदर्श गुप्ता भाई हर बार एक बहुत सही वीडियो बनाते हैं, मतलब बहुत मीनिंगफुल वीडियो। आप जितनी भी देखोगे जो उन्होंने किए हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, एकदम एक्चुअली में बात करते हैं, जो जड़ पे बात करो,
हवा में बात नहीं कि हाँ हिस्ट्री बता दिया कर दिया, क्यों ऐसा है या ऐसा क्यों नहीं है। और बिल्कुल सही बात है। और देखो पब्लिक की जो ओपिनियंस होते हैं वो मतलब हर पब्लिक के अलग अलग होते हैं, कोई किस तरह से सोचता है मतलब, लेकिन कुछ लोगों को जो पता होता है ना हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स क्या रहे हैं और रिलेशनशिप क्या रहे हैं इंडिया के और रशिया के पास्ट में, अगर उसको देखें तो यार मतलब ऑब्वियसली बात है, वी कैन कॉल आवरसेल्फ प्रो रशियन। बिल्कुल, अभी सर ने इसमें जो भी बात करी थी, जितने भी टॉपिक्स पता है वो सब हम जानते हैं, इसलिए हम लोग भी आके एक भी बार हमने बोला नहीं कि रशिया गलत कर रहा है, वो हमने पूरी बात बताई कि रशिया क्या गलत कर रहा है। उसमें ये बोल सकते हैं कि सिविलियन जगह पे बमबारी नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन में जो वहां के लोग हैं वो किसी घर में से मिसाइल मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आरती उतारे हैं, मारना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, ये भी तो बताओ ना चीजें। ठीक है, यहाँ तक बात हो तो इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड जो है वही हमारा भी है कि बातचीत से चीजें सॉल्व हो, लेकिन इंडिया अपना एलाई, एक तरह से एलाई है हम लोग, बहुत तगड़े वाले। ठीक है, उन्होंने कहाँ मदद नहीं किया, 6 बार वीटो दिया हमें, 5 से 6 बार, इकलौता परमानेंट मेंबर जब 4 खिलाफ थे हमारे। और किसी ने अभी यूएस के बारे में अगर बात करें तो कोई किसी ने बोल के नाम था उनको, जो बोले थे कि रशिया का मतलब यूएसए का फ्रेंड होना ज्यादा खतरनाक है। दुश्मनी होना खतरनाक है, पर ज्यादा खतरनाक है, दोस्ती में ज्यादा खतरनाक है। ये बात पाकिस्तान से बढ़िया कौन जानता है, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान जानता है इस चीज को एकदम सटीक कि, और एक और ऐसी कुछ था, वो तो खैर उनके पर्सपेक्टिव में बोला था कि पाकिस्तान, उनने बोला था हिलेरी क्लिंटन ने कि सांप पालोगे अपने बैकडोर में, फेमस कोट है, तो वो ये मत एक्सपेक्ट करोगे पड़ोसी को काटेगा और तुम्हें भी काटेगा, ये बोला था मैं पाकिस्तान को हिलेरी क्लिंटन ने। और अभी बोला था हाल फिलहाल ही कुछ साल पहले, और उसके लिए बोला था कि आतंकवादी जो संगठन है इनके अंदर, उन पे बोला था कि ये मत सोचो, जब इनके खुद बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे ना तब बोला था उन्होंने। तो काफी फेमस सेइंग्स होती हैं बहुत सारी दुनिया में, इन फील्ड में डिप्लोमेसी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। और यूएसए की बात करें तो यूएसए मोरालिटी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वायलेंस जो करा है यूएसए ने करा है, दुनिया कंट्रीज पे बम गिराए हैं, मतलब चुपके मतलब यार बम छोड़ो, न्यूक्लियर बम गिराया है दुनिया में एक ही देश ने, किसने गिराया है खुद बताओ, न्यूक्लियर बम गिराया जिसने, यूएस से। किस पे गिरा था, जापान पे, जो उनका आजकल परम मित्र है। हमें किसी से कोई वो नहीं है, शिकवा नहीं किसी से, गाना सुना वाला शिकवा नहीं, वही वाला। हम लोगों को कोई देखो, हमें मत छोड़ो, हमें पता है हमें मतलब है नेशनल इंटरेस्ट है भाई। अगर हमें भाई देखो, अगर हमें चीजें अच्छी मतलब रिलेशनशिप क्यों खराब करें भाई, क्योंकि वो भी देखा जाए तो रशिया का ही पर्सनल मैटर है, और जो नाटो कंट्रीज हैं जो कर रही हैं भाई वो मतलब थोड़ा सा गलत है, थोड़ा ट्रिकी भी है, वो गलत भी है। गलत आप एक्सपेंड क्यों कर रहे हो वेस्ट की तरफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आपने खुद लिख के दिया था, जब यूएसएसआर टूट रहा था कि हम वेस्ट में एक्सपेंशन नहीं करेंगे, उनके वेस्टर्न बॉर्डर तक नहीं जाएंगे, कौन उसको तोड़ रहा है, उस ट्रीटी को आप लोग खुद तोड़ रहे हो। 12 नेटो में 12 से तुम्हारे 30 हो गए एलाई, कब तक चुप रहेगा रूस? कुछ अपनी कुछ तुम्हारी क्या मोरालिटी, हमने देखा इराक में तुमने क्या किया, सबने देखा, बच्चों पे कहाँ का बम नहीं गिरा है सीरिया में, यूएस फोर्सेस ने क्या नहीं किया सीरिया में, क्या नहीं किया बताओ, यूएस ने, रशिया ने, सब भैया, कोई नहीं देखता किसी को। ये मोरालिटी का ज्ञान ना बाद में पेलना है यहाँ पे बैठ के। मोरालिटी तुमसे ज्यादा है हमारे अंदर। मोरालिटी ये है कि हमें पता है हमारा एक्चुअली में दोस्त कौन है, यही मोरालिटी हमारे लिए। ठीक है, जब हमारे पे क्राइसिस आया था ना अभी अफगानिस्तान में, जो तुम लोग कबाड़ा करके गए थे, जितने भी एडवर्स इफेक्ट आए थे इंडिया ने झेले थे। अभी हाल फिलहाल अभी जो तो गया यूएस तो विड्रॉ करके चला गया। हमारे को सिक्योरिटी थ्रेट कितना हुआ, तालिबान का हुआ, पीओके में हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सुना हमारा किसी ने? या यूरोप वाला कोई आके हमसे बोलने आया कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे? कोई नहीं आया। तो ये तुम्हारा मसला है, वो हमारा था, हमें कहा ना वो तुम्हारा, तुम निपटो। तो वो तुम्हारा। अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, इमरजेंसी, कौन सा देश बात कर रहा है? इमरजेंसी चल रही है, सबसे बड़ा वो खड़ा हो सकता है रिफ्यूजी का संकट, भारत में आएंगे, क्योंकि इकलौता देश जो सबसे पास है भारत ही है, उससे पास कोई देश ही नहीं है। मालदीव तो जाएंगे नहीं, इतना सा श्रीलंका भी 50 श्रीलंका आ जाए मालदीव में, इतनी सी जगह है। कौन सपोर्ट कर रहा है अभी? तो भाई मोरालिटी हमें मत बताओ। 40 टन और 30 हजार टन और 50 हजार टन सप्लाई कर रहे हैं हम फ्री में, अनाज की वैक्सीन दे रहे हैं, हमें मत बताओ मोरालिटी क्या है। लेकिन कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी है। तुम्हारे को मोरालिटी दिखाने के लिए हम अपने 135 करोड़ लोगों को ना मार नहीं सकते, जिन्होंने गवर्नमेंट चुन के भेजी है। इसलिए नहीं भेजी कि जाके मोरालिटी दिखाओ, जो सामने वाला नहीं दिखा रहा, पर हम मोरालिटी दिखाएं तुम्हें। और भाई
ये तो बताया कि यूएसए ने कहाँ कहाँ में डिच किया। मैं 2-3 और जोड़ दूं। क्रायोजेनिक इंडिया को इंजन चाहिए था, ठीक है, हमें अपने जीएसएलवी बनाने के लिए, नहीं मिला यूएस की पाबंदी की वजह से। एनएसजी ग्रुप का मेंबर बनना चाह रहा है भारत। यूएस मुंह पे आज दिखा रहा, पहले तो बोलता ही नहीं था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यूएस पीछे है, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं देते। परमानेंट मेंबरशिप चाहिए यूएनएससी की, क्यों नहीं कर रहा है? दिखावा है वो, मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट। रूस तो भाई हर बार हमारे पक्ष में वोट करता है, ठीक है। और अभी अभी हम लोग एमटीसीआर में गए हैं कि किस में गए, एमटीसीआर में, वो तो चलो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, हाँ। एनपीटी किसने लगाई हम पे? एनपीटी 5 देश डिसाइड करेंगे क्या बैठ के कि एनपीटी कौन फॉलो करेगा? न्यूक्लियर के क्या थी वो, प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, मतलब न्यूक्लियर का प्रसार ना करे, समझ रहे हो? संधि थी एक, उसमें भारत सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए हमको एनएसजी मेंबर में नहीं घुसने देते हैं। नहीं यूएस है उसके पीछे। मैं भी और बता दूं उनको, जितने याद आ रहे हैं अभी सारे बता दूं मैं। हमको चाहिए था सुपर कंप्यूटर, मांगा गया मदद, नहीं मिला। हमको और अभी कुछ चीज चाहिए थी, हमने कहा रूस देगा हमें, कोई बात नहीं। इन लोगों ने सैंक्शन लगाया कि रूस भी हमें नहीं दे पाया। क्रायोजेनिक इंजन में हुआ था वो, शायद बहुत किया है भाई, बहुत किया है। रूस हर बार खड़ा रहा है, हमारा डिफेंस सिस्टम रूस का दिया हुआ है आज भी। मिसाइल पे हमारी टेस्टिंग वगैरह जो भी होती है, रूस ने बड़ी हेल्प की। इसरो खड़ा करने में रूस का हेल्प है, हमारे अपने वैज्ञानिकों का तो है ही। उनका तो कोई क्रेडिट कोई छीन ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन रूस को भी इतना ही क्रेडिट बनता है। ब्रह्मोस सबसे हम जिस पे गर्व करते हैं, ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर में बनी है, जॉइंट वेंचर में बनी है। अभी हम लोग ना निसार यूज कर रहे हैं भाई, निसार अपर्चर रडार समथिंग है कुछ, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी इसरो का और नासा का, ठीक है। मिलिट्री में कोई वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। अभी तो हमें तेजस के लिए वो चाहिए। तेजस में हमारा जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक का है शायद, मैं अगर गलत हूँ तो बताना। कोई किसी और कंपनी, इंडियन मेड नहीं है अभी। उसमें भी हम चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो ना, इतना ही तुम्हें वो हो रहे हो तो। तुम लोग हमें उसके लिए रोकते हो। हम लोग कहीं से अगर चाहें कि यार न्यूक्लियर आ जाए हमारे देश में बिजली के लिए, वो बात अलग है कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बात ठीक है तुम्हारी, वो भाई बनता है। पर तुम लोगों ने बहुत अड़ंगे लगाए उस टाइम। तुमको जब इंदिरा गांधी ने बोला कि इतने में लगा दो हमारा, तो फटाक से आ गए, क्योंकि उनको डील मिल रही थी। उसके बाद भारत ने तो भैया पहला परमाणु बम ही बना लिया था, छोटा मोटा तो टेस्ट तो कर ही दिया था हमने। तो कितनी कहानियां हैं तुम्हारी ना कि तुम लोग वही हो ना जो भैया तुम और ब्रिटेन हमारे खिलाफ आ गए थे 71 में, तुम वही हो। आज के यूथ को अगर ये सब देखे ना तो इवेल्युएट करे तो उसको पता लगे। बट बात है कि डेवलप नेशन है, टेक्नोलॉजी में आगे है, तो कोई भी अपने देश में से यहाँ से लोग निकलते हैं। यूएस इंडिया में जाते पता क्या पता है इंडिया को लोग? अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका जाएगा, अमेरिका अमेरिका दुनिया में इतने देश हैं। दुबई भी बहुत कम लोग, जितने गांव के लोग आप जाओगे ना भारत में, अमेरिका को सब जानते हैं, अमेरिका है। दिमाग में ऐसा हमारे बना दिया गया, मीडिया ने बनाया है, हम बचपन से ही सुनते हैं अमेरिका जाना, अमेरिका है, यूएस। यार ठीक है, अमेरिका जाके मतलब स्टडी करो, मतलब वहाँ पे जॉब करो, सब करो, अर्निंग करो, बट यार जब बात आती है, और वैसे भी कोई एहसान नहीं करे, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, ठीक है भाई, एहसान नहीं कर रहे हो। आप नहीं रहोगे। आपके माइक्रोसॉफ्ट के कौन थे वो, बिल गेट्स, उन्होंने कहा था कि अगर मैं इंडियन, उनसे पूछेगा इंडियन हायर क्यों करते हो, तो बोला कि अगर मैं इंडियन हायर नहीं करूंगा तो कल को उनके देश में अपनी माइक्रोसॉफ्ट खड़ी हो जाएगी। तो तुम लोग हम पे एहसान नहीं कर रहे, टैलेंट के दम पे तुम हमें ले रहे हो। कल को हो सकता है कि तुम डिप्लोमेसी वो करके हमें कहोगे हम नहीं ले रहे, तो भैया यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ से खड़ी होने लगेंगी चीजें, ठीक है। देखो यूएस में अगर हमारे लोग जो जाते हैं, जो काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है वो काम करते हैं तो उनको पेमेंट मिलता है, तो ये एक तरीके से ना ये सेंटिमेंट अलग है। बट हमारा सेंटिमेंट रशिया के लिए ये है कि भाई जब कोई नहीं था तब रशिया था हमारे साथ, वो तो कमाने खाने वाली बात हो गई। हाँ। और ये डिफेंस और सिक्योरिटी की बात हो गई। आप समझ रहे हो, हमारी नीड, बेसिक नीड जो पूरी कर रहा है। ऑब्वियसली बात है यार, कौन भूलेगा भाई, जो जब कोई नहीं था तब आप थे, भाई कौन भूलेगा इस चीज को? कोई नहीं भूला, भूलना भी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। खैर नेशनल इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, भूलो या मत बोलो। मैं कह रहा हूँ कल को हमारा कुछ गड़बड़ लगता है मैं, तो हम पॉलिसी बिल्कुल बदले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं यूएस की तरफ भी जाने में। ये सब चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। अभी तो यूएस ही बोल रहा है कि सैंक्शन पे हम विचार कर सकते हैं हटाने का, आज ही पढ़ा मैंने कहीं। अगर यूक्रेन और रूस में जो बात चल रही है आपकी, शायद टर्की में कहीं चल रही है, इस्तांबुल में, वहां पे अगर सक्सेसफुल होती है तो हम हटा। यही होता है, अगर हम कमेंट दे देते ना हमारा रशिया, तो हमेशा चला जाता है इनके चक्कर में। भाई बुरा तो लगता ही नहीं यार, हमने इनके लिए इतना किया। तुम खुद बताओ ना, अगर भारत हम कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान को ही बोलते हैं कि हमने तुम्हें ये दिया, ये किया, तुम ही साले हमारे पीछे पड़े हो,
तो ऐसे ही वो भी तो कहेगा कि हमने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जब तुम्हारे खिलाफ थी ना, अकेले रूस खड़ा था, अकेले। और क्या भाई बोलेंगे यार ये मतलब obviously बात है। मजाक है क्या यार, तुम सोच रहे हो एक दो देश होते हैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा है भाई, रूस अकेले क्या जा। हर बार फ्रांस भी ऐसा ही है, फ्रांस भी बहुत साथ दिया फ्रांस ने हमारा। फ्रांस को भी मैं मानता हूँ, रूस तो खैर नंबर 1 पर रखूंगा मैं, उसके बाद फ्रांस को रखूंगा, यूएस को नहीं रखूंगा मैं कभी भी। यूएस हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट जनरेट करता था, करता है, करता रहेगा जब तक हम इनके इशारों पे हम क्योंकि चलते नहीं है। इनको यही दिक्कत होती है कि यार इतने सब कुछ कर दिया आपने। अभी तुम्हें हम देख भाई, हमें तुम जो सिक्योरिटी वो दे रहे हो, अपाचे हेलीकॉप्टर दिए तुमने, ठीक है, कह रहे हो तेल, तो फोकट में नहीं दे रहे हो ना, एड नहीं दे रहे हो। हम लोग एड नहीं ले रहे इसलिए हम झुकते नहीं है। पाकिस्तान लेता है एड, डोनेशन लेता है, हम लोग उसे पहले अपना कमाते हैं, फिर वो डॉलर तुम्हारे यहाँ बेचते हैं, फिर तुम्हारी बिजनेस करते हैं हम तुमसे, ठीक है। तो दबा नहीं पाओगे तुम इतनी आसानी से। बाकी अलग अलग डिप्लोमेसी का लेवल होता है, अलग अलग पावर होती है भाई। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि हाँ भाई रूस कुछ कर ही नहीं सकता, अमेरिका तो चाहे तो बहुत कुछ किया है। प्रॉब्लम खड़ी हमारी, कितने सारे प्रोजेक्ट्स को उसने 10-10, 20-20 साल पीछे खिसका दिया उसकी वजह से। 10 साल पीछे, 20 साल पीछे, बोलते हैं कि काफी हद तक हाथ है यार पाकिस्तान को डेवलप, जितना भी अभी न्यूक्लियर वगैरह सब पता है अमेरिका को। ऑब्वियसली बात है यार, देखो पाकिस्तान को तुमने वेपन सप्लाई वगैरह करेंगे यूएस वालों ने, खूब तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो तो फिर पता है पाकिस्तान वालों की जो मेंटालिटी यही है कि भाई अटैक करना है बिना मतलब के। तो एक तरीके से वो उनकी जो मेंटालिटी है वो टेररिस्ट वाली है। यही तो प्रॉब्लम है। हमने तुमसे जीपीएस मांगा था 1999 कारगिल में, क्यों मांगा था? चोटियों पे जब वो बैठे थे तो हमें पता लग जाए लोकेशन का, ताकि हम सटीक मार कर पाए। नहीं दिया। हमारे कितने सारे प्लेन गिरे उसके चक्कर में। चाइना के वार में भी पीछे हट गया यूएस। अगर होता तो ऑब्वियसली बात है, हमें यूएस की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो हमें इक्विपमेंट चाहिए हम खरीद रहे हैं, दो ना यार। बात जरूरत की नहीं है। बात है कि यार जब हम तुमसे हेल्प मांग रहे हो तो दे दो। वो तो अपना भाई दोस्त बोल रहे हो तो इजराइल ने 1999 में, मैंने सुना करगिल में एक दिन में हमारे पास गोला बारूद नहीं था, रातों रात इजराइल ने पहुंचा दिया। इजराइल इसीलिए भारत कहता है इतना सा देश है पर बहुत अच्छा देश है। सबसे ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स और कहते हैं वो स्टार्टअप वगैरह में काफी टॉप रैंक पे है वो। 1-2 में आता है शायद, टॉप 3 में है। स्कॉलर्स निकलते हैं। इतना सा देश, आप सोच लो 20 लाख की कितने की तो आबादी है सिर्फ। हर आदमी सोचो ऐसा, पूरी आर्मी है समझ जो 20 लाख के 20 लाख आर्मी है वो, क्योंकि 5-6 साल वहां पे करना पड़ता है। ट्रेनिंग कंपल्सरी होता है वहां पे। तो ये है वहां का। तो भारत को पता है ना हमारा कौन दुश्मन है, कौन वो है। इतना ही तो मैं बता दूं, 1999 तुम्हें पता था कि पाकिस्तान गलत घुसा हुआ है, फिर भी तुमने कुछ हेल्प नहीं करी। इसीलिए भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम ही डेवलप कर लिया, नाविक। जानते हो नहीं जानते तो सुन लो, नाविक डेवलप किया इंडिया ने इसी चक्कर में। सिर्फ इन्होंने अपना जीपीएस ने, भारत के पास अपना जीपीएस है खुद का, में चाहिए ही नहीं तुम्हारा। तो अब हमने वो चीज करके दिखाई। अब जब इनको, और अच्छी, मैं तो एक तरह से अच्छा मानता हूँ, इन्होंने अच्छा किया, हमें खड़ा होना सिखा दिया इन्होंने हमारे पैरों पे। भीख मांगते रहते, वरना हम भी भैया प्लीज हेल्प कर दो, तो इंसान काम नहीं करना क्योंकि भाई इंडियन ऐसे होते हैं ना कि भाई अगर कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, तो फिर अगर उनको नहीं मिल, जो उन पे आती है ना तो वो करके डालते हैं। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, ये बात ये तो है। हकीकत है। इसरो खड़ी कर दी, देखते रह गए। क्रायोजेनिक खुद बना लिया हमने, देखते रह गए। ब्रह्मोस सबसे तेज जॉइंट वेंचर बना दी, देखते रह गए। हाइपरसोनिक भी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और वो भी बनेगी, तुम देखोगे, तुमसे पहले डेवलप होगी। तुम्हारी सारी कंपनियों को इस वक्त कौन चला रहा है सीईओ? इंडियन लोग चला रहे हैं। अभी तो मैंने सुना तुम्हारा फेडेक्स का भी सीईओ इंडियन बन गया है। फेडेक्स है भैया इनकी कोरियर कंपनी, फेडेक्स, उनका भी अभी सीईओ इंडियन हो गया है। तो बड़ी खुशी हुई मैं तो जान के। मैं देखो कैसे सिलिकॉन वैली और वो सब टेक ओवर करते जा रहे हैं, क्योंकि काबिलियत रखते हैं, काम करके देते हैं। यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ के लोगों में काम करने का ऐसा आ गया ना भाई कि 12-12 घंटे भी काम करा लो, खुशी खुशी करेंगे। और वहां पे यूएस वगैरह में नहीं, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ तुम लोग, ठीक है। तो भैया ये बात है, देखो मैं तो भैया इससे 100% इसमें जरा भी मैं काट नहीं सकता ये जो वीडियो है ना। और एक्चुअली में यही बात है क्रिटिकल एनालिसिस की, क्यों पब्लिक का सेंटीमेंट उनकी तरफ है, यही रीजन है। मेरे को बस एक चीज में कॉमेडी स्टार आएगी, उनका नाम था निकिता। निकिता जो नहीं 1970 में जो, तो बस वही थोड़ा सा कॉमेडी के लिए, मतलब कि निकिता नाम था। मैंने कहा यार सही है। तो ये भाई कहानी थी, वीडियो भाई अच्छी थी। भाई जिसने भी रिकमेंड की थी हमारे भाई ने, ब्रिजेश ने। और ऐसी वीडियो देखना सबको जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई सबको जानना चाहिए कि भाई यूएसए रशिया और इंडिया क्यों इतने अच्छे फ्रेंड हैं। और भाई अपने आप को ना प्रो रशियन बोल ही सकते हैं, क्योंकि भाई वी आर। और हमने यही तो गाना भी तो बताया था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून सर पर डाल टोपी रूसी। और इस एनालिसिस से आप लोगों को बहुत कुछ पता भी चलेगा कि इंडिया और रशिया का जो भाईचारा है जो वो क्यों है, ठीक है। और हम जो सोचते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं रशिया के लिए,
वो क्यों इतने अच्छे हैं? आपको बता दूं, इंडिया में जो क्या बोलते हैं मार्क्सवादी जो संगठन है, ये सब है आपका, जो यहाँ पे मतलब कहाँ वो छत्तीसगढ़ वगैरह में नक्सली, ये सब भी अगर आप इसके पीछे जाओगे ना, कहानी नक्सली कैसे भारत में आ गए। आतंकवादी तो अलग ही हम जूझ रहे हैं, टेररिस्ट, ये नक्सली, इनकी सोच वैसी ही उड़ा देते हैं आर्मी को भी। अभी सुकमा में कितने सारे हमारे शहीद होते रहते हैं आर्मी के लोग। इसके पीछे जाओगे ना, कारण कैसे इसको चाइना ने डेवलप किया, उसके पीछे भी अमेरिका मिलेगा आपको। उसके पीछे भी जो मेन कहानी है ना, उसको सोर्स के अमेरिका ने चाहा था कि भाई, अमेरिका आया था श्रीलंका में, फिर वहां से इसने बेस बना के नेपाल में आया, नेपाल से हटवा दिया, तो फिर अमेरिका, ये पूरी कहानी है। मेरे को पता है, मैं यहाँ पे करूंगा तो फिर आधे घंटे लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। उसकी अलग वीडियो बना देंगे कभी हम लोग, ठीक है? तो आई थिंक वीडियो करते हैं भाई, बिल्कुल वीडियो करते हैं। बहुत बातें हो गई और ये वीडियो काफी अच्छी थी, आप सबको देखनी चाहिए, जानना चाहिए इंडिया और रशिया के बारे में, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं। जाने से पहले इस वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। और कोई वीडियो रिकमेंडेड है आपकी, अगर सजेस्टेड, और ऐसी अच्छी वीडियो करते हैं रिकमेंड यार। बिल्कुल, कोई भी सजेशन हो आपका, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बोल सकते हैं, कमेंट में भी लिंक दे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना हम ढूंढने की कोशिश पूरी करते हैं, ठीक है? बाकी कई वीडियो ऐसी होती है जो कॉपीराइट वाली होती है, वो यार नहीं कर पाते हैं, तो वो हम बता भी देते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? बाकी ऑलमोस्ट तो भाई हम लोग लाते ही हैं, जितनी भी होती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो वीडियो हम पहुंचा दें, जो भाई किसी ने भी रिक्वेस्ट किया है। क्योंकि हमें भी ऐसा, हम भी अगर किसी को करेंगे तो यार अच्छा नहीं लगेगा ना, वो बंदा ना करके वाह सही है, ठीक है? वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।